हेलो स्टूडेंट्स, साक्षर ऑनलाइन लर्निंग में आप सबका स्वागत है। मैं निखिल रघुवंशी फिर से आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जो कि 12th क्लास हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ये एक शॉर्ट वीडियो है, बट ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे कुछ सालों के, तो उसमें ये 2 से 3 बार आया हुआ है और लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। आइए इसको अब हम देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है संस्कृति और एक है स्रोत के बारे में। जनरली संस्कृति सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और भाषा एक संस्कृति कहलाती है। लेकिन इतिहास के अनुसार संस्कृति बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि इतिहासकारों की अपनी एक सोच है, अपना एक समझने का एक तरीका है। वो किस तरीके से खोज करते हैं और उस समय के वस्तुओं से वो उस समय के लोगों की संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें हम बात करते हैं, जिसकी डेफिनेशन दी गई है, जैसे कि पुराविद यानी खोजकर्ता, पुरातत्ववेत्ता। तो पुराविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं मतलब पुरानी वस्तुएं जो खुदाई से निकलती हैं, पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के बने होते हैं। अब हम इतना समझते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो खोज करता है वो संस्कृति को पुरानी वस्तुओं के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी वस्तुओं के एक समूह को संस्कृति कहते हैं जो आज के समय से बिल्कुल अलग तरीके की बनी हुई है, यानी बिल्कुल उनका स्वरूप अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी प्रयोग में लाई जाती थी। इसी तरीके से आगे ये समझ लिया हमने। और ज़्यादातर एक साथ एक ही विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड समय के से संबंध रखते हैं, यानी कि ये जो वस्तुएं थी जो अलग तरीके की बनी हुई थी, ये वस्तुएं ज़्यादातर एक ही विशेष भौगोलिक क्षेत्र यानी एक ही निश्चित सीमा पे एक निश्चित क्षेत्र में ही मिलती हैं। और ज़्यादातर ये क्या है कि एक निश्चित समय से ही संबंध रखते हैं, यानी कि इसमें 3 चीज़ें दी गई: विशिष्ट शैली की बनी हुई वस्तुएं, विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली वस्तुएं और एक निश्चित समय से संबंधित वस्तुओं को ही हमारे पुरातत्ववेत्ता संस्कृति कहते हैं। ये संस्कृति का अर्थ थोड़ा सा ऐतिहासिक है, पुरानी वस्तुओं के आधार पर है, पुरानी वस्तुओं को समझने के आधार पर है जो खुदाई के दौरान हमारे इतिहासकारों को प्राप्त हुई। अब अगला क्वेश्चन, ये जो वस्तुएं थी यही तो हमारी सबूत या स्रोत कहलाती हैं। अगर हम स्रोत की बात करें तो स्रोत, सबूत, साक्ष्य, साधन, ये सारे के सारे ऐसी वस्तुओं या ऐसी पुरा वस्तुओं को कहा गया है जिनके द्वारा हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को जाना, समझा और हमें बताया। अब हम बात करते हैं स्रोत। तो स्रोत के बिना इतिहास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी बिना स्रोतों के, बिना साधन या सबूतों के इतिहास कभी भी खोजा नहीं जा सकता या नहीं समझा जा सकता। तो इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता मानी गई और अपनी समकालीन सभ्यताओं में एक अच्छा महत्व रखती है। लेकिन इस सभ्यता को हमारे इतिहासकारों ने किस आधार पे समझा, किस आधार पे जाना, तो वो सारी पुरा वस्तुएं थी जिन्हें हम स्रोत या सबूत कहते हैं। एक और चीज़, हड़प्पा सभ्यता में कुछ लिखित स्रोत पाए गए हैं, परंतु हड़प्पा सभ्यता के जो लिखित स्रोत थे वो आज तक पढ़े नहीं जा सके। यानी अगर हम कहें तो लिखित स्रोत तो हमें मिले, लेकिन लिखित स्रोत हमारे लिए किसी भी प्रयोग में नहीं आ पाए, क्योंकि उसको हमारे इतिहासकारों ने समझ नहीं पाया। जिसके कारण कुछ वस्तुओं के आधार पर कुछ स्रोत मिले हैं, उनके आधार पर ही हमारे इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को समझने या उसके बारे में बताने की कोशिश की। जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हड़प्पा सभ्यता को जानने के स्रोत बताइए, हड़प्पा सभ्यता को किन किन वस्तुओं के आधार पर बताया गया या जाना गया, हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने या पुराविदों ने कौन सी वस्तुओं के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को बता पाया। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर कॉमन यही होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इन वस्तुओं को ही बताना है और इनको डिस्क्राइब करके हम निष्कर्ष लिख के इसका पूरा आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हम समझेंगे यहाँ पर सबसे पहले मृदभांड। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। यानी देखो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता
कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लोहा नहीं था या अन्य धातुओं का प्रयोग बहुत नाम मात्र था, जिसके कारण उस समय पर या तो कांसे का प्रयोग होता था या मिट्टी का प्रयोग होता था। तो खुदाई के दौरान हमारे इतिहासकारों को मिट्टी के बर्तन अर्थात मृदभांड भारी मात्रा में पाए गए हैं। और उनके स्वरूप की अगर बात करें तो वो मटकों के रूप में, गिलास के रूप में, प्लेट के रूप में, हांडियों के रूप में, सुराही के रूप में, अन्य प्रकार की ऐसे बर्तनों के रूप में प्रयोग में लाए गए हैं जिनका प्रयोग उस समय पर किया जाता था। इसी प्रकार हम बात करेंगे, अगला आता है मनके। तो मनकों की अगर बात करें तो मनके मोती, अब ये जो मोती थे उस समय पर स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण के रूप में प्रयोग करते थे और ये भारी मात्रा में पहने जाते थे। लेकिन अगर हम बात करें मनके या मोतियों की, तो ये मोती या तो लकड़ी के, कांसे के, मिट्टी के, पत्थर के या अन्य जानवरों की हड्डियों के भी बने होते थे और उनको पहना जाता था, चाहे गले पे पहने, चाहे हाथ में पहने ब्रेसलेट की तरह, चाहे पाजेब की तरह। उस समय पर हमारे कई सारे इतिहासकारों ने जब खुदाई की तो उनके जो कब्रें थी उन कब्रों से भारी मात्रा में ऐसे मोतियां बनके पाए गए। इसी प्रकार तीसरा स्रोत या सबूत मिलता है मोहरे। मोहरे यानी सील यानी मुद्रांकन। उस समय पे व्यापारिक रूप में ये मोहरें पाई जाती थी और इन मोहरों के द्वारा वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर सील के आधार पर भेजी जाती थी और इन सील में एक प्रतीक होता था जो प्रतीक भेजने वाले के बारे में भी बताता था। और ये जो सील थी ये व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी और उस समय पर ये व्यापार में ही प्रयोग में लाई जाती थी और ये सेल खड़ी नाम के पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, इसी तरीके से अगला आता है भवन यानी इमारतें। अब इमारतों की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई भी बहुत लंबे स्तर पर, बहुत दूर दूर तक हुई। तो वहाँ पर इमारतों के रूप में हम किसी एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को नहीं लेंगे, हम यहाँ पर घर को भी कह सकते हैं, नगर को भी कह सकते हैं, बस्तियों को भी कह सकते हैं, माल गोदाम, जलाशय, चबूतरा, किले, मंदिर, जो भी ऐसे स्थान जो मानव निर्मित थे, यानी जो भी ऐसी इमारतें, भवन जो मानव निर्मित थी सारी और हड़प्पा से संबंधित थी, वो सारे हमारे लिए क्या है, स्रोत बनते हैं या स्रोत बन जाते हैं। इसी तरीके से अगला जो आता है मूर्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में भारी मात्रा में मूर्तियाँ प्राप्त हुई। कुछ मूर्तियाँ धार्मिक थी, कुछ मूर्तियाँ ऐसी थी जो प्रशासनिक थी। अगर हम देखें तो कुछ धार्मिक मूर्तियाँ भी मिली हैं जिसके आधार पर हमारे इतिहासकारों ने उस समय के धर्म को बताने की कोशिश की, जिसमें हम बात करेंगे एक सींग वाला सांड जिसे एक श्रृंगी कहते थे। एक श्रृंगी का भी वहाँ पर हमें मूर्ति के रूप में चित्रण मतलब मूर्ति के रूप में वो प्राप्त हुआ है या चित्रों के रूप में भी हमें प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से आद्य शिव यानी आद्य शिव जिसे अर्धनारीश्वर भी कहते थे, एक ऐसा मूर्ति का चित्र मिला है या एक ऐसी मूर्ति मिली है वहाँ पर जिसमें आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का पाया गया, जिसे आद्य शिव का नाम दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि शायद ये उस समय के एक महत्वपूर्ण देवता होंगे। इसी प्रकार से कई अलग अलग क्षेत्रों में, घरों में या फिर बाहर कई क्षेत्रों में हमें शिवलिंग भी मिले जिनको मानव द्वारा स्थापित किया गया होगा। तो ये सारे के सारे वो प्रतीक थे जो धर्म से जुड़े हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धर्म तो नहीं पता चला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, प्रकृति को पूजते थे। प्रकृति में वो किसी भी तरीके के पेड़ों को, आपके आकाश में जो भी ग्रह हैं, तारे हैं, नदियों को, पशुओं को वो पूजा करते थे। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण सबूत आता है जिसे हम बाट या तराजू कहते हैं। ये भी व्यापार में आता है, इसके द्वारा उस समय का लेन देन संभव होता और अलग अलग क्षेत्रों से हम यहाँ पर क्या है ये बाट और तराजू को देखते जो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। अब ये जो बाट थे वो दो प्रकार के थे, एक तो सूक्ष्म बाट थे और एक बड़े बड़े विशाल बाट थे। तो सूक्ष्म बाट और विशाल बाटों से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे सूक्ष्म बाट हमें कम मात्रा में मिले हैं और ऐसे स्थान पर मिले जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो सूक्ष्म बाट जहाँ पर होंगे तो वहाँ पर ऐसी वस्तु का व्यापार या लेन देन होता होगा जो महंगी होती होगी, क्योंकि महंगी वस्तुओं को ही हम कम मात्रा में खरीदते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोने की बात करें तो सोने को हम बड़े बड़े किलो के हिसाब से नहीं लेके आते, हम वहाँ पर छोटे छोटे बाटों के आधार पर तुलवा के लेके आते हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे कि जहाँ पर बड़े बाटों का, जहाँ पर हमें बड़े बाट प्राप्त हुए तो ऐसी क्षेत्र में वो वस्तुएं खरीदी या बेची जाती होंगी जो अधिक मात्रा में घर लाई जाती हो और जो सस्ती हो, जो सब लोग उसको खरीद सके। और जो भी खरीदे, जिस तरीके से हम जाते हैं तो एक चक्की में आटा लेने जाते हैं तो चक्की में हमारे छोटे बाट की जगह बड़े बाट होते हैं, क्योंकि हम जब भी आटा लाते तो अधिक मात्रा में लेके आते
हैं। इसी तरीके से अगला एक और सबूत या स्रोत की बात करते हैं, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र की अगर बात करें तो भित्ति मीन्स होता है दीवार, चित्र मीन्स दीवारों पर बने हुए चित्र। तो अब हम बात करेंगे दीवारों पर बने चित्र के बारे में। तो दीवारों पर बने हुए चित्र जो पाए गए या तो धार्मिक माने गए या प्रशासनिक यानी राजा या फिर वहाँ के नियंत्रण करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया होगा। तो ये जो दीवारों पर कई तरीके की लिपियाँ भी लिखी थी और उन दीवारों पर बहुत सारे चित्र भी बने हुए थे। इन भित्ति चित्रों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को जानने की कोशिश की या हमें बताने की कोशिश की। इसी प्रकार आखिरी में आता है आपका लिपि। लिपि के अगर बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अन्य सभ्यताओं की लिपियों से थोड़ी सी कठिन थी, जटिल थी और ये आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कुछ ही ऐसे प्रतीक हैं जो मानो प्रकृति से संबंधित है, जिनके बारे में थोड़े बहुत अनुमान लगाए गए हैं। तो लिपि भी एक महत्वपूर्ण स्रोत या साधन बन जाता है इस सभ्यता को जानने का। और ये प्राकृतिक लिपि मानी जाती थी जिसमें प्रकृति के चिन्ह थे। इस लिपि की अगर बात करें तो 375 से 400 तक इसमें अक्षर या प्रतीक माने गए थे और ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और ये बहुत ही टफ, यानी कि उस समय पर अगर हम कहें तो थोड़ा सा एजुकेशन भी बहुत कम था, जिसके कारण ये जो लिपि थी इसको कम ही लोग लिख या पढ़ सकते थे, जिसके कारण ये हमें कम मात्रा में मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि ये प्रकृति से संबंधित तो थी ही थी और इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, जिसकी वजह से इसको कम महत्व दिया गया और इसकी तुलना में बाकी के स्रोतों को ज़्यादा महत्व दिया गया। लेकिन हम क्वेश्चन के आधार पर इसको भी महत्व देंगे और इसको भी लिखेंगे। तो ये ऐसे 8 महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं जिनके द्वारा हमारे इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को जाना। तो स्टूडेंट, आप सबको ये क्वेश्चन जब आएगा तो ये 8 को 2-2, 3-3 लाइनों में डिस्क्राइब करना मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्ली कि किस में कौन सी लाइन लिखनी है। और अगर आपको ज़्यादा टफ लगता है तो इजीली आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से कॉपी में भी एक बार करने की कोशिश करें। इजीली अगर आप करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा और एंड में आपका आएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप बताएंगे कि ऊपर बताए गए स्रोतों के आधार पर ही हमारे इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को जाना, समझा और हमें बताया, जिसके पश्चात हम हड़प्पा सभ्यता को जान पाए। अगर ये स्रोत ना होते या ये स्रोत खुदाई के दौरान ना मिलते और सिर्फ लिपि मिलती और लिपि भी पढ़ी ना जाती तो हमारे इतिहासकार इतना सब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कभी नहीं बता सकते। या सिर्फ हड़प्पा ही नहीं, अगर किसी भी इतिहास से संबंधित स्रोत अगर हमें ना मिले तो हम उस सभ्यता या उस क्षेत्र का इतिहास कभी भी नहीं समझ सकेंगे। तो ये था एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। मिलते हैं वीडियो में, और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो फिर मिलेंगे फिर अगली वीडियो।